हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज इस वीडियो में हम मराठाओं को कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में क्या-क्या रहे, ठीक है। तो आधुनिक छत्तीसगढ़ की शुरुआत यहीं से होती है, मराठाओं से ही से होती है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है। टकोली, जमींदारों को देय वार्षिक नजराना, आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के लिए विक्रय की लाइसेंस, शायर, विक्रय कर, पंडरी, गैर कृषि व्यवसायों पर कर, सेवाई, पशुओं पर लगाया हुआ कर। तो जो सेवाई था ना, ये अस्थायी करों का समूह था। जितने भी कुछ छुटपुट बच जाते थे, जिन पर टैक्स नहीं लगा पाते थे, उसके लिए सेवाई कर लिया जाता था, ठीक है। पंडरी, गैर कृषि कार्यों से ही कार्यों पर ही लगने वाला कर था। शायर, विक्रय कर था। आबकारी, मादक पदार्थों के लिए लाइसेंस था, ठीक है। आबकारी कर लाइसेंस के बदले लिया जाता था। और टकोली क्या था, जमींदारों को दे वार्षिक नजराना होता था। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भोसला शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इसके अलावा निम्नलिखित कर भी लिए जाते थे, ठीक है। कौन कौन से कर लिए जाते थे? टकोली लिया जाता था, जमींदारों का द्विवार्षिक नजराना होता था ये। शायर लिया जाता था, जो आयात निर्यात एवं विक्रय कर होता था। कलाली था, मादक पदार्थों शराब के लिए लाइसेंस, ठीक है। आबकारी कर इसी को कहा जाता था, कलाली को ही। अगर कलाली आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कलाली आबकारी कर ही है। आबकारी कर मतलब मादक पदार्थों के ऊपर लिए जाने वाला कर। आज भी जो आबकारी विभाग है वो क्या करती है, मादक पदार्थों का जो भी मादक पदार्थों पर लगने वाले कर है उसे डिसाइड करती है। पंडरी, गैर कृषि व्यवसायों पर जो कर लगाते थे उसे पंडरी कहते थे। तो सवाई कर क्या होता था, कई अस्थायी करों का समूह होता था। अर्थदंड या राशि, कुछ ऐसे विषय बच जाते थे जिसपे कर नहीं लगाई होती थी सरकार, ठीक है। तो उसके लिए अलग से सवाई ले लिया जाता था। जमींदारी कर क्या होता था, आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर, आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर। अब इसमें मराठा काल में सवई था। सवई क्या था, अर्थदंड या जुर्माना के रूप में लिया जाता था इसे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, मैंने आपको बताया 1854 में क्या हुआ था, डलहौजी की व्यपगत नीति चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है। यही प्रमुख कारण बना था 1857 की क्रांति का, डलहौजी की हड़प नीति। तो यही पे क्या हुआ था कि तब छत्तीसगढ़ क्या था, छत्तीसगढ़ में किसका कंट्रोल था, मराठाओं का कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के साथ साथ। तो ये नागपुर से ही सब कंट्रोल होता था, ठीक है। जब नागपुर पूरे ब्रिटिश के अधीन आया तो नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी लपेटे में आ गया, ठीक है, लपेटे में आ गया। अब छत्तीसगढ़ नागपुर के साथ ब्रिटिश सत्ता में सम्मिलित हो गए। अगला है, देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। 11 दिसंबर 1853 को क्या हुआ था, भोसला शासक रघुजी तृतीय, जो रघुजी तृतीय ही वो कारण थे जिनके कारण एक बार और क्या हो चुका है, छत्तीसगढ़ में स्थायी ब्रिटिश आ चुके हैं, ठीक है। 11 दिसंबर 1853 को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई थी। 13 मार्च 1854 को डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, किंतु 31 जनवरी 1855 तक मराठा शासन छत्तीसगढ़ में जारी रहा और 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ शासन सौंप दिया। गोपाल राव ही वो थे जिलेदार, जिन्हें मैंने आपको बताया 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में जिलेदारों के माध्यम से शासन चलेगा। फिर 1854 के पश्चात क्या होता है, सिहावा, खल्लारी, संजारी 3 ताहूतदारियों का निर्माण किया गया है। अगला है सिहावा, खल्लारी, संजारी। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन था जो मराठा काल में स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। तो सिहावा, खल्लारी, संजारी 3 ताहूतदारियां थी जो कब हुई, 1854 के बाद स्थापित हुई थी। और ताहूदारी प्रथा किसने शुरू की थी, सैंडिस ने की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था 1854 में। अगला है, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने, कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने मराठा जिलेदार का प्रशासन संभाला था। कौन था वो, इलियट था, ठीक है, इलियट था जो सबसे पहले कौन थे उपायुक्त, कमिश्नर। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़
मिसप्रिंट हो गया है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? अब यहां से आता तहसीलदारी प्रथा का रोल, ठीक है, तहसीलदारी व्यवस्था। तहसीलदारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन में जब छत्तीसगढ़ मिल गया था 1854 के बाद, उसके बाद छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। उनको याद रखना है। तहसीलदारों का गठन किया गया था। पहले 3 तहसील बने थे, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। रायपुर, धमतरी, रतनपुर 3 तहसील। ब्रिटिश शासन ने डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्य में सहायता हेतु क्या किया था? 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तहसीलदारों को दीवानी और फौजदारी अधिकार भी दिए गए थे। 3 तहसील थे 1854 में गठित, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। 1 फरवरी 1857 को नवागढ़ और धमधा तहसील बना था और 1857 को धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बना लिया गया था। जुलाई 1857 में धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया था। ठीक, अगला है, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया? किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था? ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ कमिश्नरी बना था 1862 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ था? रायपुर। छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, मतलब अब यहाँ पे प्रशासन के लिए कौन? कमिश्नर नियुक्त होंगे। छत्तीसगढ़ में वेंको जी भोसला के शासन काल में सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ हुई, ठीक है। निम्नलिखित के अंतर्गत सूबेदारों ने कार्य किया। अब यहाँ से सूबेदार पढ़ने जा रहे हैं। बिंबाजी भोसले। इस वीडियो के लास्ट तक हम बिंबाजी भोसले के भी एक आध क्वेश्चन कवर कर ही लेंगे। ये आगे पीछे इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सीक्वेंस में नहीं देगा, आपको सब टाइमलाइन समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जिलेदारों की बात हो रही है तो कौन सा टाइमलाइन चल रहा है, सूबा शासन की बात हो रही है तो कौन सा टाइमलाइन चल रहा है, ठीक है। भिखाजी गोपाल, केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले आए थे महिपत राव दिनकर, आनंदीबाई थी इनके टाइम में, ठीक है। फिर आए थे विठल राव दिनकर, फिर आते हैं भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर उसके बाद भिखाजी गोपाल का क्रम आता है। तो 4-3-2 4-3-2-1 आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। क्रम देख लेते हैं यहाँ पे। सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ वेंको जी भोसले ने किया। छत्तीसगढ़ में इनका शासन 1788 से 1811 तक रहा। वही छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था 1788 से 1811 तक लागू रही। सत्रह सौ 88 से 1811 तक लागू रहा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार आए थे, कौन कौन से? 1818 तक लागू रहा था। एक गलत है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया, 1-2 चीजें आज। सबसे पहले आए थे महिपत राव दिनकर, ठीक है, ये आनंदीबाई के काल में आए थे 1788 से 1790 तक। फिर आए विठल राव दिनकर 1790 से 96। फिर आता है भवानी कालू, ठीक है, भवानी कालू 1796 से 97। फिर आते हैं केशव गोविंद, भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, ठीक है। केशव गोविंद 1797 से 1808। सबसे लंबा कार्यकाल केशव गोविंद का रहा है सूबा शासन में। बिंकोजी पिंडरी, व्यंकोजी पिंडरी कहा जाता था इनको, व्यंकोजी पिंडरी, ठीक है। 1808 से 9 में आए थे। फिर 9 से 17 तक थे बिकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया। 1817 में थोड़े समय के लिए आए, फिर यादव अवधि आकर 1817 से 1818 में आए। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 में इस राज्य में मराठा सूबेदार थे, कौन थे? अच्छा, ये कूट वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ, देखिए भास्कर पंत तो नहीं था। भास्कर पंत आएगा 1741 में, भास्कर पंत का रोल आएगा जब इसने रघुनाथ राव के टाइम में छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, बिकाजी गोपाल तीनों थे। आंसर क्या हो जाएगा? BCD, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है, इस राज्य में मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? याद रखना है, फॉरेस्टर आया था महिपत राव के टाइम में, ठीक है। के से कोलब्रुक, के से केशव गोविंद, याद रखना है, के करके याद रखेगा, के से कोलब्रुक, के से केशव गोविंद, ठीक है। हाँ, यहाँ पे याद हो जाएगा। मिस्टर लैंकी आया था महिपत राव के टाइम में,
फॉरेस्टर आया था महिपत राव के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर लैंकी, मिस्टर फॉरेस्टर दोनों एक ही साल आए थे, ठीक है, महिपत राव के ही टाइम में आए थे। फिर आया था ब्लंट, बी से ब्लंट, बी से विट्ठल राव दिनकर, बी याद रखिएगा, ब्लंट की जगह ब्लंट करके, नहीं तो विट्ठल को आप बिट्ठल कर सकते हैं, विट्ठल राव दिनकर करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ब्लंट, बी फॉर ब्लंट, बी से विट्ठल राव दिनकर, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। के से कोलब्रुक, के से केशव गोविंद, के से कोलब्रुक, के से केशव गोविंद, बी से ब्लंट, बी से विठल राव दिनकर। मिस्टर लैंकी और फॉरेस्टर दोनों 1790 में आए हैं महिपत राव के टाइम में। अगला है मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी, बहुत ही फेमस हुआ था ये। एक ही जमींदारी जब्त की गई है मराठा काल में, कोरबा की जमींदारी जब्त की गई थी, ठीक है। बिंबाजी भोसले के टाइम में कोरबा की जमींदार ने क्या किया था, विवाद खड़ा किया था, जिसके कारण सजा के रूप में बिंबाजी भोसले ने उसकी जमींदारी जब्त कर ली थी। अगला है बीमा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? रतनपुर का सेना धुरंधर बनाया था इसने चिमनाजी बाबू को, चिमनाजी बाबू को। ये जो आनंदीबाई थी ना, उनकी तीन पत्नियां थी बीमाजी भोसले की, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ठीक है। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम था आनंदीबाई। तीन पत्नियां थी इनकी, एक थी इनकी सरस्वती हो गई, एक वन चली गई और एक इसने सत्ता शासन संभाला था। बड़ी मजबूती से आनंदीबाई ने सत्ता शासन संभाला, लेकिन वेंकोजी ज्यादा दिन चलने नहीं दिए। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, प्रत्यक्ष मराठा था इनका। इनके काल में छत्तीसगढ़ बहुत ही फला फूला, बहुत ही अच्छे शासक के रूप में ये निकले थे छत्तीसगढ़ के लिए। तो सबसे अच्छे शासक अगर मुझसे कोई पर्सनली छत्तीसगढ़ में पूछे तो बिम्बाजी का ही नाम आता है। बिम्बाजी भोसले मराठा शासक थे। इनकी तीन पत्नियां थी, आनंदीबाई, रमाबाई, उमाबाई। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक दीवान था, तो इनका एक बहुत ही फेमस प्रशासनिक दीवान था घोड़ो महादेव, ठीक है, घोड़ो महादेव। बिम्बाजी को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला था। बिम्बाजी रतनपुर की व्यवस्था दीवान नीलकंठ द्वारा करता था और नीलकंठ 1756 में बस्तर पर हमला किया था। बस्तर राजा दलपत देव जयपुर भाग गया। नीलकंठ को राजपुरुषों को पकड़ लाया था, कुछ राजपुरुषों को पकड़ लाया। दलपत राव की जयपुर में मृत्यु होने पर पुत्र दयादेव ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दरियादेव, दरियादेव ने मराठों की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। नीलकंठ मतलब दरिया में बहुत बाद में अपने स्वार्थ के कारण उसने क्या किया था, मराठों की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है, अजमेर सिंह से लड़के। नीलकंठ से मोह भंग होने पर यह व्यवस्था घोड़ो महादेव को सौंपी गई। घोड़ो महादेव के साथ कई मराठा सरदार छत्तीसगढ़ आए, यथा कृष्ण भट्ट उपाध्याय, मशार नीले। ये सबका नाम इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि आजकल सीजीपीएससी नए नए नाम पे जा रहा है, ठीक है, नए नए नाम, नए नए कुछ ताम्रपत्र खोज के हर साल स्टूडेंट्स को बहुत ही टेंशन देते हैं। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, मशान नीले, रामचंद्र बख्शी, माधव रामचंद्र मजूमदार, हरवाजी पंत फडणवीस, कृष्णाजी मोहिते, सबके नाम याद नहीं होंगे, थोड़े अजीब अजीब नाम है, बस थोड़ा कोड करके याद रखना। घोड़ो महादेव का नाम याद रख लेना है, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, मशार नीले, ज्यादा ही हो जाएगा। एक दो बार आप इसको अगर देखेंगे, नाम रटने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। कृष्णाजी मोहिते, महमूद खान, कादर खान, तो अच्छे अच्छे नाम है। अगला है छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था ये, 7 दिसंबर 1787 तक इनका काल रहा है। 7 दिसंबर 1787 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी थी उमाबाई, उनकी सती हुई थी। उमाबाई, हाँ, रमाबाई सती हुई थी, उमाबाई वन चली गई थी, ठीक है। और आनंदीबाई ने क्या किया था, सत्ता शासन संभाला था। तो यहाँ पे इनका जो देहांत हुआ था 7 दिसंबर 1787 को। 57 से 87, 30 सालों तक इन्होंने बहुत ही अच्छे से छत्तीसगढ़ में शासन संभाला था। 87 में वेंकोजी भोसले का शासन आया, लेकिन उनको नागपुर में रहने में ज्यादा इंटरेस्ट था, नागपुर की सत्ता से उनको ज्यादा बोलना चाहिए कि सिंहासन वहां पे चाहिए था इनको। तो उन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में सूबाओं के माध्यम से शासन किया था, जिसे हमने पहले ही एमसीक्यूज में कवर किया, आज के ही एमसीक्यूज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। सीजीपीएससी इस बार अच्छी खासी पोस्ट है, सबके लिए अच्छे पोस्ट है, मेहनत करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।